आज के सेशन में आपके जुलाई से लेकर के नवंबर के लीगल अपडेट्स का सेशन लेके आई हूँ। वो आपने क्लास में समझ लिए हैं, तो अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। आप क्या कहते हो मैम, लॉ क्या कहता है? लॉ नहीं कहता है, लॉ बनाने का बैठा तो है यार एपिक्स कोड। अब मैं आपको जनरली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम योर लॉ मेंटर इसरा एंड आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक मच अवेटेड वीडियो रहा है, मच डिमांडेड वीडियो रहा है। एक्चुअली लीगल अपडेट्स मैं आपका यूट्यूब पे ले रही थी फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, और इस बीच हमारे सेशंस नहीं हो पाए, तो मैं आज के सेशन में आपके जुलाई से लेकर के नवंबर के लीगल अपडेट्स का सेशन लेके आई हूँ। और इसमें भी मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे ब्रीफली। बहुत ही डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अब 2 दिन के बाद एग्जाम है। देखिए, तो अब इस स्टेज पे हम डीपली अगर कुछ पढ़ेंगे या किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रोडक्टिव कितना हो रहा है, कितना हमें फ्रूटफुल हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। अब हमें मापना पड़ेगा हर चीज़ को, है ना, देखना पड़ेगा। So that is why we are going to cover many topics, but not in detail. I will be making you understand each topic, but we are not going in each and every detail जैसे कि हमारे हर सेशन में होता था। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैंने जनवरी से लेकर के जून तक के लीगल अपडेट्स का एक सेशन भी लिया है, और मंथली लीगल अपडेट्स में भी आप जनवरी फरवरी ऐसे करके भी मेरे लीगल अपडेट्स देख सकते हो, अगर आपको इन डिटेल देखना है। So without any further ado, I would be starting off this session, and I hope that this session is beneficial for all of you, and I wish कि इनमें से कोई टॉपिक जो है आपके क्लैट के पैसेज में फंस जाए। होता क्या है ना, जैसे आप लीगल अपडेट्स पढ़ लेते हो, जैसे आपने सेशन में उसको समझ लिया, तो पैसेज में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। इसलिए क्योंकि आप जान चुके हो उस टॉपिक के बारे में, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप उसके बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं वो आपने क्लास में समझ लिए हैं, तो अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और रही बात आपके मार्किंग की, क्वेश्चन बुकलेट में मार्क कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है बाय द कंसोर्टियम। तो बाकी सारी चीज़ें यार अभी थोड़ा स्टैंड स्टिल पे हैं। लेट अस सी क्या डिसीजन होता है, बट लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। हम अपनी तरफ से 100% देंगे कि हमारी कोई कमी ना रहे। तो जुलाई की लीगल अपडेट्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जून तक की प्लीज़ काइंडली जाके देख लीजिएगा। इतना एफर्ट आप लोग भी लगा लो, जब टीचर्स आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं। तो जुलाई लीगल अपडेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ यहाँ पे सब्सटैंटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उड़ीसा में एक चीज़ हुई है, उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इन केस अगर नहीं विजिबल होगा तो आप थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिएगा अपना स्क्रीन को, उसके बाद देखिएगा, और थोड़ा सा जो क्वालिटी है वो भी बढ़ा लीजिएगा। चलिए, सो मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स फॉर उड़ीसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिकमिंग पेरेंट्स थ्रू सरोगेसी। अब सरोगेसी पास्ट में क्लैट में पूछा गया है, सरोगेसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्लैट के पैसेज में लास्ट ईयर ही आया है, तो सरोगेसी अपने में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या कहा एक बार देख लेते हैं। इन अ लैंडमार्क डिसीजन द उड़ीसा हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ विमेन एम्प्लॉय हु अटेन्स मदरहुड थ्रू सरोगेसी, जो सरोगेट मदर है उसको भी यहाँ पे मैटरनिटी लीव लेने का हक होगा, एज इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द कंसर्न्ड विमेन बट ऑल्सो नीडेड फॉर अ हेल्दी चाइल्ड, फॉर अ हेल्दी बेबी को बेयर करने के लिए, उसकी पालन पोषण के लिए बहुत जरूरी है। सो ग्रांटिंग जुडिशियल सैंक्शन टू द वाइटल राइट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। सिंगल जज बेंच थी, संजीव कुमार पानीग्राही है इसमें जिन्होंने ये डिसीजन दिया है। और एक बात और कही बेटा कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर जो है, इसके अंदर राइट टू मदरहुड भी आता है, and also the right of every child to full development. If the government could provide maternity leave to an adoptive mother, अगर एक adoptive mother को आप maternity leave दे रहे हो, तो ये improper होगा अगर हम refuse करें maternity leave to a mother who had begotten a child through surrogacy। जो surrogacy procedure के थ्रू जो माँ बनी है उसको अगर हम maternity leave नहीं देंगे,
वो बात सही नहीं है। केस का नाम देख लीजिएगा, सुप्रिया जेना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। और एक बात और कही यहाँ पे, recognizing and supporting surrogacy as a legitimate means of becoming a parent aligns with India's progressive stance on reproductive rights and gender equality. Maternity leave provide करना इन mothers को, it ensures that they have necessary time to create a stable and loving environment for their child, which is very very important यार। सुप्रिया जेना का केस था और यहाँ पे कोर्ट रेफर्ड The court referenced to 2 cases under the Assisted Reproductive Technology Regulations Act. Women cannot be denied maternity leave for child born through surrogacy. The decision also emphasizes that a maternity leave should be granted to ensure equal treatment for all the mothers, regardless how they have become parents. Clear? आ गया ये। अब आपको एक बात तो पता होगी कि CRPC अब हो गया है BNSS, IPC हो गया है BNS, इतना तो जान ही रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली कुछ पिटिशंस फाइल करी गई थी और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में एक्चुअली कुछ पिटिशंस को क्लोज किया है एज BNSS रिप्लेसेस डिस्क्रिमिनेटरी CRPC सम्मन प्रोविजन। तो अब क्योंकि BNSS आ गया है तो जो CRPC के शॉर्ट कमिंग्स थे वो क्योर हो गए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन को यहाँ पे एंड कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये जो पिटिशन था जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, द पिटिशन चैलेंज सेक्शन 64 ऑफ CRPC ऑन द ग्राउंड दैट द सेड सेक्शन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट विमेन बाय ट्रीटिंग फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग समन्स ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन समन्ड। तो कहने की बात यह है, सेक्शन 64 जो CRPC का था, इसमें होता क्या था, जैसे कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा गया आपको। सम्मन क्या होता है? सम्मन मतलब बुलावा, कोर्ट आपको बुला रहा है आपसे पूछने के लिए कि आपने क्या अपराध किया है या नहीं किया है। तो जब कोर्ट सम्मन भेजता है तो CRPC का सेक्शन 64 ये कहता था, अब BNSS आ गया है ना, कि ये बाय ट्रीटिंग फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इनकेपेबल, ये कहता था मेल मेंबर ले लेगा। कहता था जो सम्मन आया है, अगर इन केस जैसे मान के चलिए पिताजी के खिलाफ सम्मन आया है तो घर में बेटी भी है बेटा भी है। अब अगर बेटे की जगह बेटी जाएगी सम्मन एक्सेप्ट करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, अगर बेटा जाएगा तो दे दिया जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था, इसी के रिलेटेड पिटिशन फाइल किया गया था। अब क्या हुआ, कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है CRPC में सेक्शन 64 था, BNSS में सेक्शन 66 है। द कोरिस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन BNSS सेक्शन 66 डज नॉट यूज द टर्म मेल। अब मेल मेंबर नहीं यूज किया जाता है। एनेबलिंग एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, पहले था एनी अडल्ट मेल मेंबर एक्सेप्ट करेगा, अब एनी अडल्ट फैमिली मेंबर रिसीव कर सकता है। और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया R वेंकटरमनी इन्फॉर्म्ड द बेंच कंप्राइजिंग ऑफ CJI जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा अबाउट द चेंज प्रोविजन। तो इस कारणवश ये पिटिशन बंद कर दिया गया। यहाँ पे पिटिशन से हमें मतलब नहीं है, केस यहाँ पे कुछ कालरा का था, बट यहाँ पे हमें पिटिशन से मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था CRPC में, ये आपको जानना जरूरी है ना। तो कुछ कारला का केस था। एज पर द पिटिशन द एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल फैमिली मेंबर टू रिसीव समन्स on behalf of the summoned person violates the women's right to equality guaranteed under Article 14-15 of the Constitution, the right to know guaranteed to them under Article 19 of the Constitution, and the right to dignity under Article 21 of the Constitution, my dear friends. अच्छा, ये मैं आपको कईयों बार बता चुकी हूँ, फिर से जान लीजिए। बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की। रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा आजकल चाहिए होता है, बट गुची का बैग BMW की गाड़ी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है ना भाई। मेंटेनेंस का मतलब बेयर मिनिमम अमाउंट फॉर सर्वाइवल, फॉर इज्जत भरी जिंदगी गुजारने के लिए हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो मुस्लिम विमेन कैन गेट मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स CRPC के अंदर पाएगी। देखिए, शाह बानो बेगम का केस जो था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में ये क्लियर कर दिया गया था कि सेक्शन 125 CRPC जो मेंटेनेंस ग्रांट करता है सभी महिलाओं को, उसमें ये नहीं लिखा है कि हिंदू विमेन, तो वो सेकुलर प्रोविजन है
भारत में जितनी महिलाएं सब पे एप्लीकेबल है। बट कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम विमेन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड एक स्पेसिफिक कानून भी बना हुआ है, 1986 का एक्ट भी बना, मैंने बताया आपको मेंटेनेंस जब मैंने पढ़ाया है। तो वो 1986 का जो एक्ट है, मुस्लिम विमेन उसके थ्रू मेंटेनेंस पाएगी या मुस्लिम विमेन सीआरपीसी के सेक्शन 125 के थ्रू मेंटेनेंस पाएगी, ये विवादित है। और इस केस में एक्चुअली यही हुआ था। और मैंने आपको क्या बताया था, क्या कौन सी राइट निकल के आई, मैंने क्लास में भी बताया है, जहां जहां फैमिली पढ़ाया है, अचीवर्स, राइजर्स, सब जगह बताया कि यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया द राइट टू चूज। मतलब मुस्लिम महिला के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रोसीड करे, वो चाहे तो 1986 के एक्ट में प्रोसीड करे। क्या निकल के आया, द राइट टू चूज। तो ये जस्टिस बीवी नागरंथा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच थी, उन्होंने डिसमिस किया एक पिटिशन which was filed by Muslim man's plea against direction to pay interim maintenance to his divorced wife। कहा हम divorced wife को सेक्शन 125 के अंदर नहीं देंगे मेंटेनेंस। इनका पिटिशन डिसमिस कर दिया। केस मैं आपको बता चुकी हूँ, वैसे पहले बता चुकी हूँ, मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई। सबसे पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल मैरिड वुमेन इंक्लूडिंग मुस्लिम मैरिड वुमेन। सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल नॉन मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन, बहुत बढ़िया। फॉर डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 अप्लाइज टू दोज मैरिड एंड डाइवोर्स्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, बहुत बढ़िया। इफ डाइवोर्स्ड अंडर मुस्लिम लॉ दे कैन सीक रेमेडी, सेक्शन 125 या 1986 के एक्ट। यहाँ पे निकल के आया क्या दोस्तों, राइट टू चूज। और आ गया ना, अब राइट टू चूज हस्बैंड के पास नहीं है, हस्बैंड के पास राइट टू चूज नहीं कि हम 1986 में दे, वो वाइफ के पास राइट है कि हमें स्मूदर रेमेडी, जल्दी रेमेडी, इमीडिएट रिलीफ, कितना पैसा कहां से मिल रहा है। इफ द मेंटेनेंस ग्रांटेड अंडर द पर्सनल लॉ इट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन ऑल्टरिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 3B ऑफ सीआरपीसी। कि अगर पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस दे रहे हैं तो ये कंसिडर किया जाएगा जब हम मेंटेनेंस ऑल्टर करेंगे, कम ज्यादा करेंगे। और अगर इलीगल डाइवोर्स हुए हैं, अगर इलीगली आपने किसी को डाइवोर्स दे दिया है 2019 के एक्ट में, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट और सेक्शन 125 भी ले सकते हो आप। इफ अ वुमन इज डाइवोर्स ड्यूरिंग सेक्शन 125 पिटिशन शी कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 125 या 2019 के एक्ट। तो राइट टू चूज एग्जिस्ट कर रहा है। इतना टेक्निकल आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट दिस यू शुड नो, क्योंकि बैकड्रॉप आपको पता होना चाहिए। विथ रेफरेंस टू मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, राइट। ठीक, अब आगे आइए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है ना, उसके रिगार्डिंग पिटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि कट ऑफ को कम कर दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार हद खत्म कर दिया आपने। Supreme Court dismissed a petition while sought to lower down the cutoff of AIB exam. A bench led by CGI observed that lowering, आप क्या क्वालिटी ऑफ लॉयर्स को इंडक्ट करोगे भाई, क्या क्वालिटी होगी लॉयर्स की, वो तो यहाँ पे दबाएंगे बेटा, दबा के आएंगे, फिर पिचकारियां मारेंगे। तो ये अच्छी चीज नहीं है ना बेटा, है ना। तंबाकू और ये सारी चीजें खा के आएंगे फिर आपका केस लड़ने के लिए। मैं नहीं कह रही कि वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, वो उनका पर्सनल चॉइस है, बट देयर शुड बी अ सर्टेन, एक थोड़ा डेकोरम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेटा लोअर डाउन करोगे आप तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा ना। आप कह रहे हो देखो कट ऑफ रखिए 45 मार्क्स की कट ऑफ रखिए जनरल कैटेगरी के लिए, 40 रखिए SC ST के लिए। आप क्या कम करोगे, 35 करोगे, मतलब अंधी में मार के आ जाओ और हो जाए एग्जाम, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो ये मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये हो गए आपके जुलाई के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब अगस्त में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन हम करेंगे। SC ST कैटेगरीज, SC ST सब कैटेगरीज यहाँ पे अलाउ करी है कोटा में, मतलब रिजर्वेशन में। कोटा वो वाला कोटा नहीं, KOTA वाला कोटा नहीं, रिजर्वेशन वाले कोटा में। ये 4 बड़े सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 4 बड़े सवाल दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहले, वेदर सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल।
दूसरा सवाल था इज एससीज, मतलब एससीज की जो कैटेगराइजेशन है क्या ये होमोजेनस है? क्या होमोजेनस का मतलब क्या सब कुछ इंक्लूड कर रहा है? फिर उसके बाद क्या आर्टिकल 341 एक होमोजेनस क्लास क्रिएट करता है फिक्शन की वजह से, अपनी लैंग्वेज की वजह से? और क्या लिमिट है सब क्लासिफिकेशन करने की, क्या लिमिट है? तो हम जनरली क्या जानते हैं, हमारे वहाँ कैसी रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज हैं, रिजर्वेशन जो होता है जनरल कैटेगरी का होता है, देन देयर आर एससीज, देन देयर आर एसटीज, देन देयर आर ओबीसीज, देन देयर इज ईडब्ल्यूएस, है ना? अब एससी एसटी कैटेगरी में फर्दर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। लेट मी टेल यू गाइस, एससी एसटी कैटेगरी में फर्दर क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सब क्लासिफिकेशन ऑलरेडी क्लासिफाइड फॉर रिजर्वेशन, नाउ सब क्लासिफिकेशन क्या पॉसिबल है? तो वेदर सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल, यस, सुप्रीम कोर्ट सेड शेड्यूल कास्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। क्यों? क्योंकि अगर उनमें कोई सब क्लासिफिकेशन में अगर कोई वैलिड पॉइंट है, अगर कोई रैशनल प्रिंसिपल है फॉर डिफरेंशिएशन, यानी कि सब कैटेगराइजेशन के लिए अगर कोई वैलिड पॉइंट निकल के आ रहा है, और दूसरी बात अगर वो जो प्रिंसिपल जिस बेस पे आप उनको सब कैटेगराइज कर रहे हो और जो आपका टारगेट, जो आपका एम है उनको अपलिफ्ट करने का, उन दोनों के बीच में कोई नेक्सस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाली बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी कि हम इनको अपलिफ्ट करेंगे और आप किसी और ही क्लास को, किसी और ही सब कैटेगरीज को रिजर्व कर रहे हो। क्योंकि देखो एससीज का कहना यही है कि रिजर्वेशन के बाद भी हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कौन है वो लोग जो छूट रहे हैं? अब सब क्लासिफिकेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव सब्सटैंटिव इक्वालिटी, यानी कि दिखे सब्सटेंस में आए इक्वालिटी। फिर उसके बाद क्या है, शेड्यूल कास्ट होमोजेनस है, यानी कि सब कुछ इंक्लूड कर रहा है एससी कैटेगरी? नो, इट इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एविडेंस ये कहती है, साक्ष्य, डेटा ये इंडिकेट करता है कि शेड्यूल कास्ट में भी उनके बीच भी इनइक्वालिटी है। द शेड्यूल कास्ट आर नॉट होमोजेनस इंटीग्रेटेड क्लास। फिर उसके बाद यहाँ पे फिक्शन की बात करी है। क्या होमोजेनस क्लास हम उनको ट्रीट करेंगे सिर्फ फिक्शन की वजह से, यानी कि जो आर्टिकल 341 में जो लैंग्वेज यूज करी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में? कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, नो, बिकॉज द इंक्लूजन डज नॉट ऑटोमेटिकली, अगर हम उनको एक कैटेगराइजेशन में एससीज को कैटेगराइज कर रहे हैं तो सिर्फ उनको कैटेगराइज करने के कारणवश हम ये नहीं कह सकते कि ये होमोजेनस ग्रुप है, सब कुछ इंक्लूड कर लिया है ना? ऑटोमेटिकली एक यूनिफॉर्म और इंटरनली होमोजेनस क्लास क्रिएट नहीं होता है जिसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 341 क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एससीज बाय डिस्टिंग्विशिंग देम बाय फ्रॉम द अदर ग्रुप्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि मैम ये कब तक की, आप समझ रहे हो, कब तक की मैम ये सब क्लासिफिकेशन? अभी आप बोलोगे सब क्लासिफिकेशन का भी सब क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पे एक लिमिट लगाएगी। क्या लिमिट लगाई जा सकती है? यस मैम, लगाई जा सकती है। मतलब सब क्लासिफिकेशन पे, while the state may embark on an exercise of सब क्लासिफिकेशन, सरकार को हम यहाँ पे पावर दे रहे हैं सब क्लासिफिकेशन करने की, लेकिन वो आप रिसर्च करके डेटा के बेस पे आप करेंगे वो सब क्लासिफिकेशन। रिसर्च करेंगे, आपको जब डेटा मिलेगा, जब आपको पता लगेगा कि हाँ वहां पे उस जगह पे कुछ लोग हैं जो पिछड़े हैं, एससीज हैं, पिछड़े हैं, और उनको रिजर्वेशन हम नहीं दे रहे हैं। इट मस्ट बी डन ऑन डेटा, demonstrable and quantifiable data bearing on the level of backwardness, कितना पिछड़ा है और क्या वो सर्विसेज में पता चला क्या है, हर एससी कैटेगरी के हर लोग सर्विसेज में हैं, उस पर्टिकुलर मान के चलिए कम्युनिटी के, उस पर्टिकुलर फैमिली के लोग, तो हम क्या क्या करेंगे उनको रिजर्वेशन देके? हमारा तो मेन एम ये है कि हम उनको एट पार लेके आए, वो ऑलरेडी एट पार पे सर्विसेज में, ज्यादा जनरल से ज्यादा वही लोग हैं, तो हम वहां पे लिमिट लगा देंगे। So the model of subclassification will be unconstitutional if it excludes some scheduled caste from the benefit.
अगर आप जानबूझ के कुछ शेड्यूल कास्ट को एक्सक्लूड कर रहे हो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। आप एक्सक्लूड तभी कर सकते हो या आप लिमिट तभी लगा सकते हो जब वो पर्टिकुलर कैटेगरी जो है वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड है और डेटा है कि वो इतने बैकवर्ड नहीं रहे हैं। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों जिसने आपके पूरे इस टॉपिक को क्लियर कर दिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? द अंडरलाइनिंग रीजनिंग बिहाइंड CJI चंद्रचूड़ ओपिनियन इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। उन्होंने कहा संविधान आफ्टर न्यूमरस टर्ब्युलेशंस विद इन ईच ऑफ इशूज ट्रेस टुडे एडवांसेस a more substantive reading of the equality provision expanding the sphere and scope of reservation to ensure कि जो benefit है ट्रिकल डाउन करे, यानी कि नीचे तक की जाए उन लोगों को जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। However, traces of friction between merit and reservation continue to persist। आज भी मेरिट बेस्ड जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है या जिनको नौकरियां मिल रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं, और रिजर्वेशन के थ्रू जिनको मिल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। After the amendments in section in Article 16 and 335, my dear students, उसके बाद देखो, the court said scheduled castes and scheduled tribes admitted are backward and the same yardstick would apply to all the scheduled castes, scheduled tribes admittedly are backward। हम ये मान रहे हैं, हम ये एडमिट कर रहे हैं कि वो बैकवर्ड है और यही सेम यार्डस्टिक इन सब पे अप्लाई करेगी, इसीलिए सब कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। इंदिरा साहनी के केस का रेफरेंस यहाँ पे दिया। इट वाज हेल्ड दैट इट इज परमिसिबल टू मेक सब क्लासिफिकेशन विद इन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दैट डिस्कशन वुड बी एप्लीकेबल। जब बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप कर रहे हो तो SCs STs के लिए भी काइंडली करिएगा, कृपा करके। आगे आइए। अब अगर हमने SC ST के रिजर्वेशन की बात करी और अगर हमने AV चेन्नैया के जजमेंट की बात नहीं करी तो ये फेयर नहीं होगा। अब हुआ क्या था? EV चेन्नैया का जजमेंट जो है ये 2004 का है। तो हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इस केस में अपने खुद के वर्डिक्ट को ओवरटर्न किया है, ठीक है, ये आपको बता दूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन EV चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004, इसमें हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 को स्ट्रक डाउन किया। दिस लॉ sought to subclassify SC communities and allocate specific quotas of reservation benefits to each subgroup। इसलिए बनाया गया था इसको। कोर्ट की फाइंडिंग देखिए। द कोर्ट हेल्ड दैट SC लिस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल होमोजेनस ग्रुप। अभी हमने क्या किया है? अभी हमने इसको सिंगल होमोजेनस ग्रुप नहीं माना, उस टाइम पे माना। कहा ये सब क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि SC कैटेगरी तो एक होमोजेनस ग्रुप है। द एक्ट सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC कम्युनिटीज वाज डीम्ड अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एज अ डिफरेंशिएटेड बिटवीन कम्युनिटीज विद इन द SC कैटेगरी। आप आपस में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। संवैधानिक बेसिस देखिए, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, The authority to create and manage the list of SC communities rests with the president। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास ये अथॉरिटी है। The court ruled that states do not have the power to alter this list through subclassification। अब हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी, लेकिन लिमिट ये लगाया है कि आप देखना, डेटा देखना, रिसर्च करना, थोड़ा काम कर लेना थोड़ा, है ना। तो EV चेन्नैया के जजमेंट में दिमाग में आप डाल लीजिए कि यहाँ पे हमने कहा SC एक होमोजेनस ग्रुप है, हम सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 के जजमेंट में, देख लीजिएगा जजमेंट, क्या नाम है जजमेंट का, पविंदर सिंह है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखिएगा इसको, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आगे आइए। अब हम लोग बात करेंगे स्त्रीधन की। यस, स्त्रीधन पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, स्त्रीधन यानी कि प्योरली, जैसे वुमेन कहते हैं माय मनी माय मनी, योर मनी माय मनी, महिला वाइफी क्या कहती है? वाइफी सेज माय मनी माय मनी, योर मनी माय मनी। तो स्त्रीधन क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। आपकी फैमिली में शादी हुई होगी, आपकी सिस्टर की, आपकी भाभी आई होंगी, तो आपको पता है। तो विमेन जो महिला होती है जिसको स्त्रीधन दिया गया है, जो स्त्रीधन ओनर होती है, वो सोल ओनर होती, मालिक होती है उसकी, उसका
पिता जिसने उसको दिया है स्त्रीधन, कुछ तो दिया होगा उसने भी, तो वो भी उससे वापस नहीं ले सकता है. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड अ वुमन इज द सोल ओनर ऑफ द स्त्रीधन which includes gold, other assets given by her parents at the time of marriage. Court reportedly clarified that after a divorce, her father has no authority to demand the return of those gifts from her former in-laws, या उससे भी नहीं मांग सकते हैं. अब इसमें सेक्शन 14 हम पढ़ते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट का. सेक्शन 14 provides that any property possessed by a Hindu woman, whether acquired before or after the commencement of this act, is her absolute. absolute कब होती है प्रॉपर्टी? एब्सोल्यूट तब होती है जब वो कंप्लीट ओनरशिप रखती है, और ये ओनरशिप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होती है. समझ रहे हो ना? So it has been held that a husband has no right, and it has to then be necessarily concluded that a father too has no right when the daughter is alive, well, entirely capable of making decisions such as pursuing cause of the recovery of स्त्रीधन. आप भी नहीं मांग सकते हैं. कहीं स्ट्रॉन्ग कर दिया इन्होंने इस प्रिंसिपल को. अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, बेल के लिए, बेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कोर्ट्स, फॉर द जुडिशरी. बहुत जरूरी हो जाता है बेल ग्रांट करना. जब बेल रिजेक्ट कर रहे हो तो रीजंस रिकॉर्ड करोगे कि हमने इसको बेल क्यों नहीं ग्रांट करी. सिमिलर टू लाइक जैसे ही माइनर कोई आता है उसको हम अडल्ट ट्रीट करें या जुवेनाइल ट्रीट करें, और अगर हमें अडल्ट ट्रीट करना है तो हमें बहुत विवाद का पार्ट बनना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जेजे एक्ट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है. उसी तरह से बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन. बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन. याद रखना है इस चीज को. अगर आपका कोई रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बेल से रिलेटेड, याद रखना उसके अंदर बेल ग्रांट करने पे फोकस करता है कोर्ट, रादर देन रिजेक्ट करने पे. ठीक है? आर्टिकल 21 को कहा गया ये हायर राइट है. द एपेक्स कोड ऑल्सो सेज कन्फेशंस मेड टू एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल नॉट ऑर्डिनरली बी एडमिसिबल एज एविडेंस इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए केसेस. मतलब पीएमएलए केसेस के अंदर भी बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन. अब इसमें देख लीजिए, केस जो है बेटा जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है. केस जो है वो जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है. इट सेड दैट एज हेल्ड इन सिसोदियाज जजमेंट, कीपिंग पर्सन्स बिहाइंड द बार्स फॉर अनलिमिटेड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द होप ऑफ स्पीडी कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, इस उम्मीद से कि हम जल्दी ट्रायल कंप्लीट करेंगे, आपका ट्रायल कभी नहीं कंप्लीट होगा, would deprive the fundamental rights of persons under Article 21 of the Constitution. आप उनकी right to life and personal liberty को hamper कर रहे हो. And that prolonged incarceration before being pronounced guilty, अभी तक की innocent है ना, ये सही नहीं है ना. मतलब कहने की बात ये है बेटा कि it will not be permitted to become the punishment without trial. तो बेल रिजेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार रिजेक्ट करना और बेल ना देना पीएमएलए केसेस में, ये तो सही नहीं है. समझ रहे हो? ऐसी ये बात कही है. आगे आ जाओ. अच्छा, पीएमएलए क्या है? पीएमएलए का सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है. पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता क्या है? दिस सेक्शन सेट्स स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग बेल इन केसेस अंडर पीएमएलए. ये कहता है कि बिफोर ग्रांटिंग बेल कोर्ट यहाँ पे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि कोई ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो ये इस चीज के कि अक्यूज गिल्टी नहीं है ऑफ द अलेजेड ऑफेंस एंड इज नॉट लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल. अंडर दिस प्रोविजन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द अक्यूज शुड बी ग्रांटेड बेल लाइज विद द अक्यूज. अक्यूज को कहना पड़ेगा मिलॉर्ड हमें बेल दे दीजिए. प्रोसिक्यूशन यहाँ पे नहीं कहेगा इनको बेल दीजिए, जाहिर सी बात है. उसके बाद आर्टिकल 21 वी ऑल नो इट गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेटिंग दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट्स एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर established by the law. Supreme Court has emphasized many times the fundamental rights. Bail should be rule, jail should be exception. CRPC also says that. Mind you guys, don't forget it. Okay? चलो भाई आगे आ जाइए. सुप्रीम कोर्ट सेज, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे मैं इस टॉपिक को इसलिए रखा है
क्योंकि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। आप क्या कहते हो मैम, लॉ क्या कहता है? लॉ नहीं कहता है, लॉ बनाने का बैठा तो है यार एपिक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है डिपेंड्स ऑन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड वेदर और नॉट कस्टडी कैन बी रिफ्यूज टू द चाइल्ड नेचुरल पेरेंट्स। भाई हम ये देखते हैं 7 साल तक की माँ के पास है, उसके बाद पिता के पास दे सकते हैं, नेचुरल गार्जियन को दे दीजिए आप, यही तो है। बट कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो इसमें देखिए हुआ क्या, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड पर का ध्यान रखना है आपको। यस, द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन इन कस्टडी डिस्प्यूट्स under the principle of best interests of the child. Court prioritizes the child's emotional, psychological, physical well-being over the legal rights of the parents. This principle reflects in various laws including section 13, section 17 of Hindu Minority Act and 17 of Guardians and Wards Act. 13 क्या कहता है? Welfare of the minor is the primary consideration. हम लॉ नहीं जानते हैं। कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है हम लॉ नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे का वेलफेयर किधर हो रहा है। माइट भी बच्चे का वेलफेयर नाना जी के पास हो रहा है, नाना जी को दे देंगे। बाप के पास हो रहा है, बाप को दे देंगे। माँ के पास हो रहा है, माँ को दे देंगे। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को हमेशा डिसाइड करना है। यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं इन ऑगस्ट लीगल अपडेट्स, वक्फ अमेंडमेंट बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी वक्फ की कौन सी होती है आपको पता है, पहले ही से मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वक्फ प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। उससे जो भी बेनिफिट आएगा वो गॉड को सर्व करने के लिए लगाया जा रहा है। इस्लामिक लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, आज से नहीं बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पे रेफर किया गया है जॉइंट कमेटी को पार्लियामेंट की। ये 1995 के वक्फ एक्ट को अमेंड करने की बात करता है। कुछ चेंजेस यहाँ पे लाए जा रहे हैं, देख लेते हैं इसको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हम ये चेंजेस देख लें। The proposed Waqf Amendment Bill 2024 aims to rename the Waqf Act 1995 to the Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development Act। बहुत लंबा नाम है 1995। It introduces significant changes such as limiting the creation of Waqf to lawful Muslim property owners with at least 5 years of practice। Limiting the creation of Waqf to lawful Muslim property owners, यही कर सकते हैं जिनका एटलीस्ट 5 years का प्रैक्टिस हो। एंड अबॉलिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज का कॉन्सेप्ट इन्होंने अबॉलिश कर दिया है। वक्फ बाय यूज के कॉन्सेप्ट को अगर आपको जानना है तो बताइएगा, इसको भी मैं आपको बता दूंगी। की प्रोविजन देखिए, इसका सेक्शन 3 है, ये कहता है कि सिर्फ लॉफुल ओनर्स वक्फ क्रिएट करेंगे। 3C2 ये कहता है गवर्नमेंट लैंड जो है वक्फ को डिक्लेयर नहीं करी जा सकती। द बिल एम्फसाइजेस सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, आपको सेंट्रली रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड रिक्वायर्स ऑल डेटा टू बी अपलोडेड ऑन अ न्यू डिजिटल पोर्टल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स विल नाउ सर्वे वक्फ प्रॉपर्टीज एंड दे नॉट ट्रिब्यूनल्स विल डिटरमाइन वक्फ स्टेटस। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेक करेंगे यहाँ पे स्टेटस क्या है। Women and non-Muslim representation is mandated in key वक्फ bodies। महिलाओं का और नॉन मुस्लिम्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा वक्फ बॉडीज में। और वक्फ ट्रिब्यूनल्स आर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद इन 6 months विद ऑडिट्स बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पे ये क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। तो इसके साथ हमारे अगस्त के लीगल अपडेट्स भी कंप्लीट होते हैं। हम सितंबर लीगल अपडेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो सितंबर लीगल अपडेट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डीवी एक्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ना बेटा, वो हर एक महिला पे एप्लीकेबल है, भले ही आप कौन से धर्म को हो, कौन से रिलीजियस अफिलिएशन के हो, उससे मतलब नहीं है। क्या सोशल बैकग्राउंड है इससे भी मतलब नहीं है। डीवी एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी विमेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज, रीइटरेट्स, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो डीवी एक्ट के बारे में क्या कहा है? डीवी एक्ट इज अ पीस ऑफ सिविल कोड विच इज एप्लीकेबल टू एवरी विमेन इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर, irrespective of her religious affiliation, social background, or for a more effective protection of her rights guaranteed under the संविधान। The bench has said it। Next आइए बेटा, ये तो बस रैंडम सा है।
कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को अभी तक की AIB के एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाता था, वो इन्होंने अब अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अलाउ करा है कि इनके जो करियर है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेटा इनको अलाउ कर दिया है। AIB एग्जाम के अपियरिंग स्टूडेंट्स अब दे सकते हैं। बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई फील लाइक ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब इसको, अब आप पढ़ रहे हो मेरे से इस टाइम पे, तो आई थिंक यू विल रिमेंबर एवरीथिंग विच यू आर कवरिंग इन दिस इस वीडियो में जो देख रहे हो। जनवरी टू जून वाला भी देख लेना, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा सब। सुप्रीम कोर्ट declares downloading, storing and watching child pornography. Supreme Court declares downloading, storing and watching child pornography is a crime. This is a landmark ruling. Supreme Court ruling on pornography is significant in the context of the rise in digital content related to child pornography. But there has been a glaring increase in child pornography cases in the country, rising from 44 cases in 2018 to 1170 cases in 2022. ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कितने होंगे वी हैव नो आइडिया एज पर द डेटा बाय द NCRB. तो सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू हियर अ प्ली चैलेंजिंग द हाई कोर्ट रूलिंग. हाई कोर्ट रूलिंग को यहाँ पे चैलेंज कर रही थी, मतलब हाई कोर्ट, आप समझते हो जब हम चैलेंज करने की बात करते हैं, हम अपहेल्ड करने की बात करते हैं, हम ओवररूल करने की बात, दीज टर्म्स आर वेरी मच यूज्ड इन दी पैसेजेस, बहुत बार इसको यूज किया जाता है, तो यू शुड बी फेमिलियर बाय इट. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पिटिशन जो प्ली चैलेंज कर रही है हाई कोर्ट की रूलिंग को, उसको सुनने के लिए अग्री किया है, ये कहना चाह रहे हैं. अब हाई कोर्ट की रूलिंग क्या कहती थी? हाई कोर्ट की रूलिंग ये कहती थी कि खाली अगर आप डाउनलोड कर रहे हो या चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हो, ये पॉक्सो के अंदर ऑफेंस नहीं है, IT एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल करा इनकी बात को. जब इसको चैलेंज जब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स बेटा imaginable, and the offense of child pornography is equally as heinous, if not more. As in the latter, the victimization and exploitation of child does not end with the initial act of abuse. भैया चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है, ये उतनी हीनियस है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की. क्यों? पोर्नोग्राफी में एंड नहीं होता, एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप, एक्सप्लॉयटेशन इज वेरी हीनियस, बट पोर्नोग्राफी इज इक्वल एंड मोर हीनियस, क्योंकि वहां पे उस बच्चे का जो इमेज है, उसका जो वीडियो है, वो चलता जाता है ना, एंड नहीं होता है. It in essence turns the singular incident of abuse into a ripple of trauma, inducing acts where the rights and dignity of the child is continuously violated each time such material is viewed or shared. जितनी बार व्यू करोगे, जितनी बार शेयर करोगे, उस बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा है, स्टेक पे लगा है, बर्बाद है. Rejecting the argument that viewing or possession of such material might not meet the legal threshold of criminal conduct. तो ये हाई कोर्ट की बात को मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है, इस जजमेंट में ये भी कहा है कि पार्लियामेंट मस्ट ब्रिंग अ लॉ अमेंडिंग द पॉक्सो एक्ट. The bench highlighted the lasting effects of child pornography on the victimization and abuse of children. साथ ही साथ यहाँ पे कहा है ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो देख रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स जाके रिपोर्ट करें. They recommended that Parliament amend the POCSO Act to redefine child pornography as child sexually abusive and exploitative material. ये अमेंडमेंट करना चाहिए है. So this was very very important, जो आपको पता होना चाहिए. मेजरली यही मुझे आपको बताना था इन सितंबर. अब हम आएंगे अक्टूबर की ओर बेटा. अक्टूबर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले सबसे पहले सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इसको देख लेते हैं बेटा. तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट विच अलाउड माइग्रेंट्स हु केम टू आसाम फ्रॉम बांग्लादेश 1971 से पहले टू सीक इंडियन सिटीजनशिप, इट वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी. ये मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया बेटा. 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 4A का वर्डिक्ट आया है, 4 मेजॉरिटी में, 1 माइनॉरिटी में. ठीक है, जस्टिस पर्दी वाला डिसेंड कर रहे थे.
कहा गया इस जजमेंट में कहा गया, एज आर्टिकुलेटेड इन द प्रियम्बल, द टर्म फ्रेटर्निटी एम्बॉडीज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव ब्रदरहुड amongst all Indians. It serves as a critical element for national unity and social cohesion. Fraternity assumes paramount significance in reinforcing the ideals of equality and liberty. The judgment discussed in detail how Dr. B.R. Ambedkar was instrumental in adding the concept of fraternity to the preamble. तो ये उसको हैम्पर नहीं कर रहा है। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है, एक केस को रेफर किया है, दो इनफैक्ट, एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केस और एक नंदिनी सुंदर के केस को रेफर करा है। ये आपका 2011 के वर्डिक्ट है। द जजमेंट नोटेड दैट द कोर्ट अंडरस्टूड फ्रेटर्निटी एज encouraging the intermixing of people and one which discourages the exclusivity. तो ये हम फ्रेटर्निटी फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट को चैलेंज किया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और साथ ही यहाँ पे सेक्शन 6A जो सिटीजनशिप एक्ट का है, ये करता क्या था, ये माइग्रेंट्स को अलाउ करता था जो आसाम आए हैं, कहाँ से, बांग्लादेश से, 1971 से पहले वो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो सीख कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट फ्रेटर्निटी को वॉयलेट कर रहा है, ऐसा चैलेंज किया गया था, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और सेक्शन 6A को अपहेल्ड किया कि ये ठीक है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब बेटा ये इश्यू है, आप देखना है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड है ना, एक, वो अपने आप को क्लेम कर रहा है दैट ही इज अ माइनर, ही इज अ माइनर, उसने क्लेम किया है कि वो माइनर है। तो अब उसका आधार जो मिला है वो 21 साल दिखा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, वो आधार में शायद 19 साल है, वो कह रहा है माइनर है। तो उसके लिए बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में ना एक टेस्ट कहा गया है करने के लिए, इट इज द बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो इसको आप थोड़ा सा राइट्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम है मेरा लॉ बाय इसरा रईस मैम, ये आपको इस पे मिल जाएगा। ये आपको पीडब्ल्यू क्लैट के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका मिल जाएगा और आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है, इसका लॉ में क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आप इसको देख लीजिएगा। इसमें डिटेल में दिया गया है। थोड़ा सा जेजे एक्ट भी यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, तो इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बेटा डाला हुआ है। नेक्स्ट आइए बेटा, जस्टिस संजीव खन्ना जो है, जस्टिस संजीव खन्ना नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बने। अब सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, बिग क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, क्योंकि दिस वाज इन न्यूज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना का अपॉइंटमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो सेंटर अक्टूबर 24 में यहाँ पे संजीव खन्ना को अपॉइंट किया गया एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहाँ पे फॉर्मली अप्रूव किया है रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। Justice Khanna is the senior most judge in the Supreme Court. He will succeed Justice Chandrachud, which was clear. और जैसे ही वो रिटायर हो रहे थे नवंबर 10 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, वैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना बन चुके। He will hold the post over little 6 months until his retirement. रिटायर भी हो रहे हैं, ये डेट भी क्लियर है। 2 साल का टर्म जो है इनका लॉन्गेस्ट रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का। आगे आइए। सो बेटा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बात याद रखिएगा, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती हैं, यानी कि मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस के ऊपर चलती हैं, प्रेसिडेंट्स के ऊपर चलती हैं, कन्वेंशंस के ऊपर चलती हैं। ठीक, जैसे हम प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, इट इज द प्रेसिडेंट इज द रबर स्टैंप। तो कहीं लिखा नहीं है संविधान में कि वो रबर स्टैंप है, बट यहाँ पे हम ये जरूर कहते हैं क्योंकि हमें कन्वेंशन, उनकी प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि उसके पास पावर बहुत कम है। तो प्रोसेस क्या है बेटा, बाय कन्वेंशन सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट किया जाता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस एज अ जज इन द एपेक्स कोर्ट। ही बिकम्स द CJI।
ये प्रोसेस अब लिख दिया गया है, मतलब इसको लीगलाइज कर दिया है इन दी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। बेसिस क्या होता है, द एमओपी सेज दैट द अपॉइंटमेंट टू द ऑफिसेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया should be of the senior most judge of the Supreme Court considered fit to hold office even before the MOP। इससे पहले भी बेटा 1999 से पहले भी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द CJI वो कन्वेंशनली टॉप पोस्ट पे जाता था। प्रोसेस शुरुआत कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू द MOP द अपॉइंटमेंट प्रोसेस बिगिंस जब यूनियन मिनिस्टर लॉ ऑफ जस्टिस, ये क्या करते हैं, देखो CJI क्या करते हैं, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर को बताते हैं, लॉ जस्टिस मिनिस्टर बताते हैं PM को, PM बताते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट करते हैं। तो द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस वुड एट द अप्रोप्रिएट टाइम सीक द रिकमेंडेशन ऑफ द CJI। वो इनसे पूछेंगे किसको अपॉइंट करना है। द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर प्रोसेस टू बिगिन इज अ मंथ बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था प्रोसेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे मैंडेटरी है एज पर द प्रोसेस लेड डाउन इन द MOP। जैसे ही CJI रिकमेंडेशन करता है, यूनियन मिनिस्टर क्या करता है, PM को बताता है, PM प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। दो द फाइनल वर्ड ऑन अपॉइंटिंग द नेक्स्ट CJI टेक्निकली लाइज विद द सेंटर बाय कन्वेंशन। सेंटर नहीं बल्कि CJI ज्यादा रेकमेंड करता है, ज्यादा पावर होल्ड करता है। ठीक दोस्तों, आगे आइए इसी बात पे। अब देखो नेक्स्ट भी तय है, जैसे इनका टाइम कार्यकाल खत्म हो रहा है मई में, वैसे ही जस्टिस BR गवई आएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे आइए। अब यहाँ पे बेटा बहुत बड़ा सवाल, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम क्या कभी हमने इस रूल को डिपार्ट किया है, क्या कभी भारत में ऐसा हुआ है कि हमने कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, क्या कभी भारत में ऐसा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज अपॉइंट नहीं हुआ? जी हाँ हुआ। वही टाइम इमरजेंसी का, वही टाइम आपका जो ब्लैक एक्ट पास हुआ था, आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीजें तभी हो रही थी। तो बेटा इंदिरा गांधी का टाइम था, जिनकी सरकार ने यहाँ पे जस्टिस AN रे को 1973 में जस्टिस AN रे को 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए अपॉइंट कर दिया था एज CJI। जस्टिस AN रे थे 1973 में, उनको 3 जजेस थे वहां पे एलिजिबल सीनियर मोस्ट, उनको सुपरसीड करते हुए जस्टिस AN रे को, अब वो छोटे थे एज में, अपॉइंट कर दिया था। अब जस्टिस AN रे का डिसेंटिंग ओपिनियन था केशवानंद भारती केस में, ये रीजन था। अब केशवानंद भारती केस एक तरह से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं लिमिट करती है पार्लियामेंट या सरकार की पावर को, तो क्योंकि वो डिसेंट कर रहे थे, उनको फेवर करने के लिए ये एक्ट किया गया था। और ये हर जगह होता है, आप देखोगे आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है, जो पास जजेस रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाता है। तो इनको यहाँ पे जस्टिस रे को कंसिडर किया गया था फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। बाकी उनके सीनियर कलीग्स इतने ज्यादा उनके फेवरिज्म में थे नहीं। उनका अपॉइंटमेंट जो है अनाउंस किया गया था डे आफ्टर द केशवानंद भारती केस। उसी के बाद बेटा एक बार फिर से यह हादसा हुआ, जब यहाँ पे जो बनना चाहिए था उसको बनाया नहीं गया। 77 में ऐसा हुआ, वंस अगेन जस्टिस AHR खन्ना को बनना था लेकिन उनको बनाया नहीं गया। तो ये होता है, ये हुआ है पास्ट में, बट अब इधर बीच नहीं हुआ है। तो MOP कैसे एग्जिस्टेंस में आया बेटा? फॉलोइंग द एपिक्स कोर्स डिसीजन इन द फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, सिलेक्शन प्रोसेस बना दिया गया कोलिजियम। कोलिजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और CJI होते हैं, है ना, 4+1 का कोलिजियम होता है, वी ऑल नो दैट। तो ऐसे ही MOP बन गया 1999 में, ये बना। प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंटर हाई कोर्ट्स। ये आप देख लेना, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा एक और बात बेटा, 2015 में जो हुआ था वो हम सब जानते हैं, NJAC। जिन्होंने मेरे साथ राइजर्स में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, दे नो दैट NJAC वर्सेस कोलिजियम में किसकी जीत हुई? कोलिजियम की। क्यों? क्योंकि आज को कोलिजियम ही एग्जिस्ट कर रहा है। 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। गाइस क्लियर? चलिए अब आगे आइए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द राइट टू डाई, वो है रिगार्डिंग द राइट टू डाई। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। ये
राइट टू डाई विद डिग्निटी, अरुणा शॉनबॉक के केस से इसकी शुरुआत होती है। फिर कॉमन कॉज का केस 2018, कॉमन कॉज 2023 में गाइडलाइंस को हमने रिफाइन कर दिया। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की बात करी गई है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ यहाँ पे इशूड सर्टन गाइडलाइंस। द गाइडलाइंस प्रोवाइड अ पाथवे फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड हॉस्पिटल टू पुट की मैकेनिज्म रिक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स का गठन किया जाएगा, डॉक्टर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। कोई क्योंकि डेडिकेटेड लेजिस्लेशन है नहीं कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट रोकने के लिए बोल रहा है, बेटा इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम। अब कुछ लोगों को अगर बाउंसर जा रहा है तो आपकी पिटाई होने वाली है इस टाइम पे, इसलिए क्योंकि ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 21 में राइट टू डाई एग्जिस्ट कर रहा है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तो है, क्या डाई भी कर सकते हैं? पहले मना किया जाता था, अब हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है? भारत में क्या एक्सेप्ट किया जाता है? पैसिव यूथेनेशिया, लिविंग विल, विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, ये कॉन्सेप्ट आ गया है बेटा, आप समझ रहे हो? तो राइट टू डाई विद डिग्निटी का राइट आपके पास है। आगे आइए। नाउ व्हाट इज मेंट बाय विथहोल्डिंग एंड विथड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट? Withholding or withdrawing the life sustaining treatment refers to discontinuing life sustaining treatments, medical interventions. अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है? हम पेशेंट को कुछ ऐसा मेडिकेशन देते हैं जिससे उसकी जल्दी डेथ कॉज हो जाए। और पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है? पैसिव यूथेनेशिया में हम उसका लाइफ सपोर्ट ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, विथहोल्ड कर लेते हैं, ताकि उसको मेडिकल सपोर्ट ना मिले, उसकी जो लाइफ है ना, उसका जो डिजीज है वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज उसकी डेथ हो जाए। तो विथहोल्डिंग और विड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल इंटरवेंशन हम रोक रहे हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब एक्सेट्रा। ये आप पेशेंट के कंडीशन को हेल्प नहीं करेंगे। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स आर मेडिकल ट्रीटमेंट्स दैट आर आर्टिफिशियली रिप्लेसिंग द बॉडीली फंक्शंस। भाई वेंटिलेटर में क्या होता है? आप खुद सांस नहीं ले रहे होते हो, आपकी सांस आर्टिफिशियली आ रही होती है। These interventions are withheld and withdrawn with the intention of providing comfort, care, allowing the underlying illness अपने हिसाब से चलती रहे, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगी। The right to refuse medical treatment has always existed. कॉमन लॉ में था, पेशेंट जब मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर दे, even if it results in death, following सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कॉमन कॉज 2018, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर इसको हमने माना है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है? सो ये अरुणा शॉनबर्ग का केस यहां से शुरू होता है 2011 से 23 का वर्डिक्ट आपके सामने है। हाउ इज अ लिविंग विल ड्रॉन अप एंड डज इट वर्क? लिविंग विल कैसे ड्रॉप करी जाती है ये देखिए। टू एनफोर्स द राइट टू डाई विद डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स 2018 के जजमेंट पे also laid down the framework for making advanced medical directives और living wills। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था, 2023 में कुछ गाइडलाइंस लाके इन्होंने सिंप्लीफाई किया है इसमें। जस्ट लाइक वसीयत एक प्रॉपर्टी की जैसे वसीयत होती है, लिविंग विल भी लिखी जाती है। 18 ईयर्स ओल्डर होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी विल किस तरह से उनको ट्रीटमेंट चाहिए है, नहीं चाहिए है, क्या है, सारी चीजें वो अपनी लिविंग विल में बताएंगे। तो ये होता है आपकी लिविंग विल। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेटा ये कास्टिज्म जो हमने से आर्टिकल 17 में अबॉलिश किया है ना, छुआछूत नहीं होना चाहिए है, ये अबॉलिशन होना चाहिए है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये कास्ट बेस या कास्ट बायस ये जेलों में भी होता है, प्रिजन्स में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि आप किसी पर्सन के साथ अगर ऐसा कर रहे हो तो आप उसकी डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हो। सुकन्या शांता का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट स्ट्रक डाउन दी प्रोविजंस। अच्छा प्रिजन मैनुअल में लिखा गया है भाई कौन सा काम करेगा। एज पर दी जॉब्स विच वर असाइंड टू प्रिजन्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट, द कोर्ट हेल्ड दैट असाइनिंग क्लीनिंग एंड स्वीपिंग to marginalized caste and assigning cooking to higher caste prisoners is nothing but it is a direct discrimination
ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है आर्टिकल 15? 5 ग्राउंड बताता है। कहता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे या इनमें से किसी पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एक तो कहता है स्टेट नहीं करेगा और दूसरा कहता है कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक नहीं करेगा। अगर आपको कुएं से पानी निकालने जाना है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप इस कास्ट के हो, आप इस धर्म के हो, नहीं मना कर सकते। बट अब यहाँ पे कहने की बात क्या है, यहाँ पे तो स्टेट ही कर रहा है। प्रेजेंट मैनुअल बना हुआ है, बताया गया ये यही काम करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, खाना बनाएंगे। अब जेल में क्या है, काम वही करते हैं ना, जो अपराधी है वही काम करता है। जेल का काम वैसे ही होता है, उन्हीं से काम कराया जाता है। प्रोविजंस अलाउइंग फॉर कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन वॉयलेट्स आर्टिकल 14, 15, 17, 21, 23। सच डिविजन ऑफ लेबर इज एन एस्पेक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत कर रहे हो आप जेल में। Segregating prisoners on the basis of caste would reinforce caste differences or animosity that ought to be prevented. सबसे पहले इसको रोकना चाहिए। Segregation would not lead to rehabilitation. रिहैब नहीं कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा डांट फटकार यहाँ पे लगाई। कहा no one is born to do a degrading work. कोई डिग्रेडिंग काम करने के लिए होना पैदा हुआ है। कोर्ट ने कहा ये कैसा यूपी प्रिजन मैनुअल बनाया हुआ है कि आप कह रहे हो कि अब कन्विक्ट सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, shall not be called upon to perform duties of a degrading and menial character. This is written in it. Unless he belongs to a class or community accustomed to perform such duties. कह रहे हैं कि अगर आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो आपसे हम कोई भी ऐसा काम नहीं कराएंगे जो डिग्रेडिंग काम हो। ठीक, बाथरूम साफ करवाना, गटर वटर साफ करवाना, ये हम काम नहीं कराएंगे आपसे। लेकिन अगर आप ऐसे क्लास या कम्युनिटी को बिलोंग, दिस इज रिटन इन द प्रेजेंट मैनुअल, दिस इज वेरी बैड, है ना, तो हम करा सकते हैं। वेस्ट बंगाल मैनुअल सेड दैट स्वीपर्स शुड बी चोजन फ्रॉम मीथर और हरी कास्ट, ऑल्सो फ्रॉम द चंडाल और अदर कास्ट। Any prisoner, I might have pronounced it wrong. Any prisoner in a jail who is of so high a caste that he cannot eat food cooked by a, अब देखिए इनकी फिक्र है, प्रिजनर है, सजा मार मूर क्या है, किसी को मर्डर करके आए, इनकी फिक्र है कि खाना किसके हाथ का खा रहा है। ये देखिए आप जेल में, any prisoner in a jail who is of so high a caste that he cannot eat food cooked by the existing cooks shall be appointed, उसको कुक बना दिया जाएगा, and be made to cook for the full complete complement of men. The West Bengal manual provided, which is it is a disgrace on the community. बस यही है। कोर्ट ने यहाँ पे सभी स्टेट्स और यूटीज को डायरेक्ट किया कि काइंडली आप रिवाइज करिए, ये सब फालतू चीजें मत रखिए। The court also directed the union government to make necessary changes in the model prison rules. कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि कास्ट कॉलम्स प्रिजन रजिस्टर्ड में जो है वो तुरंत डिलीट करिए। कास्ट कॉलम और कोई भी रेफरेंस किसी कास्ट को किया जा रहा है ना, वो आज के प्रभाव से डिलीट किया जाएगा। द कोर्ट ऑल्सो रजिस्टर्ड अ सुओ मोटो केस टाइटल्ड इन रीडिस्क्रिमिनेशन इनसाइड द प्रिजन्स ऑफ इंडिया, टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस, खुद से ही उसका संज्ञान ले लिया, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रिजन्स एंड डायरेक्टेड द लिस्टिंग ऑफ मैटर्स। 3 वीक के बाद अब हमारे सामने इसको पेश करिएगा, नहीं रिपोर्ट्स पेश करिएगा। यूनियन और स्टेट से मांगी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक राजस्थान हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है बेटा। राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स फुलफिलिंग मैरिटल वाउज टेकिंग ड्यूरिंग मैरिज। ये बेटा सप्तपदी से रिलेटेड वर्डिक्ट आया है, सप्तपदी से रिलेटेड वर्डिक्ट आया। हुआ क्या यहाँ पे, द पिटिशनर वाज सीकिंग इंटरिम बेल फॉर 3 months ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ऑफ हिज वाइफ who was suffering from a serious ailment called radiculopathy, requiring her to undergo immediate surgical intervention. बेल के लिए डिमांड कर रहा था। Since there was no one else in the family to provide pre and post surgical assistance and support, she was not able to undergo the surgery without accused. सर्जरी में जाना था। अच्छा, ये आपका सप्तपदी वाला नहीं है वर्डिक्ट। यहाँ पे उसका केयर करना इंक्लूडेड है। फर्दरमोर यहाँ पे कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर जो दी गई है, इसके अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी एज ए ह्यूमन बीइंग विच नेसेसरी इंटेंस टू एक्ट एज अ गुड हस्बैंड, तो आपको जाने को। अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन वाज अलाउड डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ द पिटिशनर। 60 डेज के लिए दिया था।
कि केयर करो अपनी बीवी की जाके। ये देखिए बेटा, चाइल्ड मैरिज डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर एजेंसी, ऑटोनॉमी एंड राइट टू फुल्ली एंजॉय देयर चाइल्डहुड। आप चाहें तो देख लीजिएगा, सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन का केस है। इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप ध्यान रखिएगा चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और इसमें एक बात ये बड़ी जरूरी कही है कि राइट टू एजुकेशन इफेक्ट होता है। मैरिजेस फॉर मोस्ट विमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी इज एन अनाउंसमेंट ऑफ एजुकेशनल कंक्लूजन। बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे महिला को बाद में पढ़ाया जाता है ना, वो हम सब जानते हैं। तो इसी कारणवश यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन हर किसी का अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंदर हम सब जानते हैं, आर्टिकल 21A के अंदर। और ये राइट टू चाइल्डहुड या एजुकेशन ये हर एक इंडिविजुअल को बिलोंग करता है। ये सब बातें इसमें कही गई, आपको PDF में मिल जाएगा बेटा। आप चाहें तो PDF से देख लीजिएगा, चाहें तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब बेटा इसके साथ हमने जो है अक्टूबर मंथ के आपके जो इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स थे वो हमने देखिए यहाँ पे कंप्लीट किए। अब नवंबर में बेटा कुछ ही चीज़ें, देखिए लिमिटेड हमारे पास टाइम है, तो नवंबर में हम कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कि सबसे पहले यूपी मदरसा एक्ट। अच्छा, ये मामला बहुत टाइम से चल रहा है, ये मामला बहुत टाइम से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। केस का नाम है अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पूरी सिचुएशन आपको एक बार मैं बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड किया है, यानी कि वैलिड करार दिया है, लीगल करार दिया है यूपी बोर्ड जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसको। अच्छा, इसमें कुछ चीजों को मना भी करा है, बार भी कर दिया है। इन डूइंग सो, ये करने पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को भी ओवरटर्न कर दिया है। मदरसे होते क्या है बेटा, इस्लामिक लॉ के अंदर, इस्लाम के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर मदरसा जो है वो एक रिलीजियस, साथ ही साथ रिलीजियस एजुकेशन के साथ ही साथ इस्लामिक टीनेंस और प्रैक्टिसेस, साथ ही साथ सेक्युलर एजुकेशन जो समाज में चल रही होती है वो बताता है, उसके बारे में पढ़ाई होती है। ज्यादातर मदरसा जो भारत में है वो NCERT का जो करिकुलम होता है ना, सिलेबस, वो वही फॉलो करते हैं। मदरसा एक्ट जो है ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था, ये यूपी बोर्ड वाला जो है, इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जितने भी यूपी में मदरसाज है ना उनके लिए बनाया गया था। इट हैज एस्टैब्लिश्ड द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, जो प्रिपेयर करता है कोर्स मटेरियल, एग्जाम कंडक्ट कराने का काम इनका होता है। द एक्ट ऑल्सो गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है इन मदरसाज को रेगुलेट करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या रूल्स बनाने हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, वाई डिड इलाहाबाद हाईकोर्ट क्वॉश द एक्ट। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट क्यों किया था? 22 मार्च का वो दिन था बेटा जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया था इंटायरली। कहा इट वॉयलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉ में मतलब इस कानून में सेक्युलरिज्म को हैम्पर किया जा रहा है। सेक्युलरिज्म कहीं दिखने को ही नहीं मिल रहा है। सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि हमारा खुद का स्टेट का खुद का कोई रिलीजन होगा नहीं, हम हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, हर एक रिलीजन को इक्वल न्यूट्रली देखा जाएगा, राइट। अब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा हुआ है कि आप पार्लियामेंट जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर नहीं सकता है, और SR बोमई के केस में हमने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस पूरे जाल में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट जो है वो सेक्युलरिज्म को हैम्पर कर रहा है। हाईकोर्ट ने यहाँ पे कहा ये जो कानून है ये कंपलसरी करता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि आप इस्लाम पढ़ेंगे। मोर एंड मोर मॉडर्न सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल कर दिया। यहाँ पे कहा गया स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जब स्टेट कह रहे हो आप एक तरफ की डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, रिलीजन के बेस पे एक तरफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। द हाई कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द एक्ट वायलेटेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A के अंदर, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो यहाँ पे दे ही नहीं रहे हो आप। इस हाई कोर्ट ने कहा द बोर्ड्स पावर टू ग्रांट हायर एजुकेशन डिग्रीज, जैसे कि बेटा यहाँ पे मदरसाज में फाजिल और कामिल की डिग्रीज दी जाती हैं, जो बैचलर और PG की डिग्री होती है। कहा ये UGC के अगेंस्ट हो रहा है, क्या चल रहा है मतलब। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी, 3 ग्राउंड्स बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट की जरूरत नहीं है, कहा कि पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ पे आप चेक करोगे ना, कोई चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर को चेक करोगे ना। स्टेट के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है या स्टेट ने अगर कोई लॉ पास किया उस पर BSD नहीं लगेगा। इन इट्स रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन द साइटिंग इट्स डिसीजन इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस विच पर्टेन टू एन अमेंडमेंट। अब इन्होंने क्या किया था, इनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया था तो इंदिरा गांधी ने पूरा हिला के रख दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था इनके इलेक्शन को, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी। द अमेंडमेंट वाज चैलेंज फॉर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आर्गुमेंट दैट अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर वाज टू वेग एंड इंडेफिनिट, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं करा। इन द मदरसा एक्ट द सुप्रीम कोर्ट सेड फॉर अ लॉ टू बी स्ट्रक डाउन फॉर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इट मस्ट बी ट्रेस्ड टू एक्सप्रेस प्रोविजंस। आप बताओ ना कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, ऐसे लफाजी मत करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहा, द स्टेट कैन रेगुलेट मदरसास, द सुप्रीम कोर्ट सेड सो लॉन्ग एज द रेगुलेशन इज रीजनेबल रैशनल है अगर, तो यहाँ पे स्टेट रेगुलेट कर सकता है, रूल्स बना सकते हैं एजुकेशन के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में बिना उनके राइट्स को वायलेट किए। द मदरसा एक्ट डज दिस विदाउट डिप्राइविंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर। फिर दूसरी चीज, द कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड टू एंट्री 25 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो कहती है कि स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकता है एजुकेशन पे, तो बना सकते हैं, ये ब्रॉडेस्ट मीनिंग में इनको लिया जाए ना। द राइट टू एजुकेशन एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, 2014 में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर रहा था। इस मामले में कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2006 का जो RTE एक्ट है मस्ट नॉट टू अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनके माइनॉरिटी कैरेक्टर को वायलेट करेगा। The Supreme Court in Madarsa Act case referred to this decision and held that the High Court erred by striking down the law violating the right to education। कहा यहाँ पे right to education को violate नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने already कह दिया था कि right to education यहाँ पे apply नहीं करेगा minorities को, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर माइनॉरिटी कैरेक्टर को वायलेट करेगा। भाई माइनॉरिटीज को हमने राइट दिया है ना आर्टिकल 29-30 में, बस यही पॉइंट रेज किया गया था बेटा। और साथ ही द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ पार्ट ऑफ मदरसाज एक्ट सेक्शन 9 विच अलाउज द बोर्ड टू प्रिस्क्राइब कोर्स वर्क कंडक्ट एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे फाजिल कामिल की डिग्री जो आप दे रहे हो, जो आप UGC के अगेंस्ट हो रहे हो, इसको बार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा ये ठीक नहीं है और इसीलिए सेक्शन 9 का एक पार्ट, यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट के सेक्शन 9 का एक पार्ट स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। बस अब आपको AMU वाला जो वर्डिक्ट है वो मुझे बताना है आपको। ठीक है, AMU वाला वर्डिक्ट देख लीजिए, केस का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आज का केस नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो 7 जजों की बेंच थी बेटा सुप्रीम कोर्ट की, जिसने यहाँ पे 4-3 की मेजोरिटी से, 4 मेजोरिटी में 3 माइनॉरिटी में यहाँ पे माइनॉरिटी कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए देखिए कुछ चीजें यहाँ पे सेट कर दी हैं, कुछ चीजें यहाँ पे कही है कि अब इसका फैक्ट के ऊपर, AMU के फैक्ट्स के ऊपर 3 जजेस की कमिटी बना दी है, वो डिसाइड करेगी। ठीक है, तो दिस रूलिंग एसेंशियली क्लियर्ड द डेक्स फॉर AMU टू सिक्योर इट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस। बैकग्राउंड क्या रहा बेटा, 1961 से शुरुआत होती है। एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि AMU को ना तो मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश करा है, ना ही एडमिनिस्टर करा है, ये एग्जिस्टेंस में आया था पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ बनाया गया था उसके थ्रू, एंड डिड नॉट देयरफॉर क्वालिफाई एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मना कर दिया। फिर 1981 में सरकार ने क्या किया, AMU एक्ट को अमेंड किया, ये कहने के लिए कि इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी, तो अमेंडमेंट हो गया बीच में। 2005 में क्या हुआ, AMU ने 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दे दिया PG कोर्सेज में, मेडिकल प्रोग्राम्स के। तो 2006 में ये स्ट्रक डाउन कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के ऑर्डर को, और 1981 के इस अमेंडमेंट को भी, जिसने कहा था कि मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया है इसको। Now I hope you guys are getting my point because this is very clear. I cannot explain this in more easy language. ठीक है, This judgment was challenged at the Supreme Court 2019 में, और मैटर जो है 7 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया था।
अब आर्टिकल 30 कहता है कि सभी माइनॉरिटीज के पास राइट है एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का, और आर्टिकल 15(5) कहता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है रिजर्वेशन एसटीज को नहीं देंगे, चाहे तो दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो माइनॉरिटी स्टेटस ऑल्सो अलाउज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट एडमिशन भी करवा सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी कैरेक्टर, जो मेजॉरिटी डिसीजन आया है इस केस में, इन्होंने कुछ एसेंशियल्स बताए। कहा है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? While the purpose of establishing a minority institution should be the conservation of language and culture, जो कि हमने आर्टिकल 29 में कहा है, समझ रहे हो? ये सोल पर्पस नहीं होगा, और भी पर्पसेस हो सकते हैं। लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के अलावा भी पर्पस हो सकते हैं। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल नॉट लूज इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर बाय एडमिटिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू नॉन माइनॉरिटी। अगर वो मेजॉरिटी से है तो भी आप उनको एडमिट कर सकते हो, और है एएमयू में पूरे भारत के हर कोने से बच्चा पढ़ता है। सेक्युलर एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड एट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग माइनॉरिटी कैरेक्टर। ये आप पढ़ाइए, करिकुलम में डालिए नॉर्मल एजुकेशन, जो सेक्युलर एजुकेशन है। If a minority institution has received aid from the government, Article 28, don't forget, Article 28. If a minority institution has received aid from the government, no student can be forced to participate in religious instruction. If the institution is fully maintained out of state funds, it cannot provide religious instructions. However, these instructions must still be considered, such institutions will still be considered as minority institution. Religious instructions आप नहीं दे सकते हैं अगर आप पैसा सरकार से ले रहे हो, ठीक है? ये बात यहाँ पे कह दी। इसके अलावा 2-3 चीजें और बोली हैं, आप चाहो तो आप देख लेना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी कहानी बताई है, ये इन्होंने एएमयू की थोड़ी कहानी बताई है। यहाँ पे ये पॉइंट रेज किया था, एएमयू ओल्ड बॉयज एलुमनाई एसोसिएशन ने अपने रिटन सबमिशन में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। फाउंड द मुस्लिम कम्युनिटी टू बी निग्लेक्टेड एंड बैकवर्ड। इन 1870s मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेशन कमिटी जो है ये फंड्स इकट्ठा करनी शुरू करी, और एमएओ कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। आफ्टर द मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड 1911 में लॉन्ग नेगोशिएशंस हुए और फिर पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे रेस करी है, सेंटर ने अपना पॉइंट रेस करा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जुडिशरी के एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एंगल से आप रीड कर सकते हो एक बार। बस बेटा, इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ मटीरियल रिसोर्स। हम क्या कहते हैं? हम जिस जमीन पे खड़े हैं, तुम जिस जमीन पे हो, वो जिस जमीन पे है, उनको जिनको तुम मैसेज करते हो वो जिस जमीन पे है, वो सब किसकी प्रॉपर्टी है? वो सब स्टेट की प्रॉपर्टी है, हम यही तो मानते हैं। लेकिन बेटा इस केस में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ मटीरियल रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स रेज करे इन्होंने। बेटा 9 जजेस की बेंच थी, इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे। गवर्नमेंट कैन नॉट अक्वायर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑल प्राइवेटली ओन। मैं ओनर हूं उसकी, मेरी प्रॉपर्टी को कलेक्ट करके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये कह के कि मटीरियल रिसोर्स है डीपीएसपी के अंदर। दो की कंसिडरेशंस थे। पहला ये था कि आर्टिकल 31C जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो डीपीएसपी की पावर की बात करता है। डीपीएसपी को इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा पावर देने की कोशिश करी गई थी, मैं आपको बता दूं। दूसरा आर्टिकल 31C के इंटरप्रिटेशन की बात करी गई है। द क्रूशल रूलिंग हैज इम्प्लीकेशंस ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें इसमें निकल के आती हैं। अब आर्टिकल 31C को कहीं ना कहीं अमेंड भी किया गया था। पहले क्या कहा इन्होंने? ओरिजिनली इसमें कहा गया इट स्टूड टू प्रोटेक्ट लॉज इनएक्टेड टू इंश्योर मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड, आर्टिकल 39B में। फिर उन्होंने करा क्या? इन्होंने 25th अमेंडमेंट एक्ट से नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड सिक्योरिंग द प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज B और C ऑफ आर्टिकल 39 शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, इसमें हुआ ये कि आर्टिकल 31C को पावर बहुत ज्यादा पावरफुल लास्ट में आ रहा है आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल 32 रिट्स का आर्टिकल है। आर्टिकल 31C को क्लियरली इंदिरा गांधी के टाइम पे
सुपरसीड करने की बात करी जा रही थी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी सुपरसीड करेगा। मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि आर्टिकल 14-19 के वॉयलेटिव हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं, अगर हम ऐसा कोई कानून बना रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ ये दिखा रहे हो कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम एक का प्रॉपर्टी लेंगे, सबका भला करेंगे। लेकिन अगर वो 14 के वॉयलेटिव होगी, 21 के वॉयलेटिव होगी, 19 के वॉयलेटिव होगी, तब क्या? तब भी क्या आप ले सकते हो मेरी प्रॉपर्टी? तो उनका कहना था कि हाँ ले सकते हैं तब भी। इसी चीज को मिनर्वा मिल्स के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था बेटा। इसी चीज को मिनर्वा मिल्स के केस में, ये देखिए, दिस वाज स्ट्रक डाउन इन मिनर्वा मिल्स केस। फिर 2024 में ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, वेदर द सुप्रीम कोर्ट बिटवीन 1978 एंड 1980, यानी कि मिनर्वा मिल्स के जजमेंट से पहले तक की, स्ट्रक डाउन आर्टिकल 31C पूरे तरीके से अमेंड किया था या उसका स्टेटस बरकरार था। तो यहाँ पे कहा गया कि उसका स्टेटस जो केशवानंद भारती केस के बाद से था ना, वो बरकरार था। मिनर्वा मिल्स के केस के बाद से चीजें चेंज हो गई। हम मिनर्वा मिल्स के में जो स्ट्रक डाउन किया गया उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये बात थी, आपके लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बट आप इतना ज्यादा ध्यान मत देना, इन सब चीजों को जनरली बस जान लो जो मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 39B, जिसको मटीरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी, ये जो दिया गया है, इसको भी अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, है ना, चाहो तो उसको पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको जनरली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आ जाइए बेटा। सबसे पहले तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था कि प्रियम्बल में जो दो शब्द हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, तो इससे रिलेटेड एक पिटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन डेट बताते हैं 26 नवंबर 1949। फिर उसके बाद 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया। तो आप वो कैसे आप तो बेवकूफ बना रहे हो एक तरह से। आप ये कैसे कह सकते हो कि अडॉप्शन डेट ये है, जब 1976 में हमने कैरेक्टर चेंज किया है प्रियम्बल का। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसाइड किया है, कहा ये ठीक है, कहा सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड किए गए थे ये ठीक थे, है ना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात बेटा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिसेंटली ना अपना स्टैंप, अपना इंसिग्निया और अपना फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप अशोक चक्र देख सकते हो यहाँ पे। फिर आप सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो। ये तीन चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। फिर लास्टली बेटा बुलडोजर जस्टिस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यूपी बिहार के स्टेट्स में, यहाँ पे यूपी एमपी के स्टेट्स में एक्चुअली हमने ये देखने को मिला था, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिमोलिश करते हैं। किसी भी XYZ पर्सन की प्रॉपर्टी डिमोलिश होती है बिना उसके मतलब नोटिस दिए, बिना प्रॉपर ट्रायल के, और उसको एक तरह से पनिश किया जाता है, जिसपे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया। कहा एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जुडिशरी को अपने हाथ में ना ले, क्योंकि जजमेंट पास करने और सजा देने की जो पावर होती है वो जुडिशरी के पास होती है। मना कर दिया, और मना करके बेटा सिर्फ मना नहीं करा, यहाँ पे बाकायदा गाइडलाइंस आई हैं। इसके अलावा भी बहुत गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस आई हैं, इनको फॉलो करना मैंडेटरी है। आप नोटिस देंगे, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स होंगी। फिर कलेक्टर डीएम को बताएंगे, कलेक्टर डीएम नोडल ऑफिसर्स बताएंगे, है ना, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दोगे। तो डांट लगाई बेटा, यहाँ पे कहा कि स्टेट जो है जुडिशरी को रिप्लेस नहीं कर सकती है, ये गलत है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। और अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी डिमोलिश करी जा रही है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उसने कोई ऑफेंस किया है, वो भी गलत है। अगर वो अक्यूज्ड है तब भी गलत है, अगर वो अक्यूज्ड है, उसको सजा हो भी गई है तो भी गलत है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी बात करी है, तो ये आप देख लीजिएगा। लास्टली बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेल कंडीशंस पे आप अपना स्पेशल फोकस रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस साल, पिछले साल जितने भी जजमेंट्स आए हैं, हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स आए हैं, बेल को फेवर करने में आए हैं, बेल ग्रांट करने में आए, इवन PMLA केसेस में भी, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी। तो ये ध्यान रखना पैसेज सॉल्व करते टाइम। आगे आ जाओ। अपरिचिता बिल बेटा बंगाल असेंबली में पास हुआ, और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं वैसे, जैसे कि डेथ पेनल्टी दी जा रही है। ये 21 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होना चाहिए। साथ ही साथ बेटा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट अपरिचिता टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
उसके अलावा बेटा स्ट्रिक्टर पेनल्टीज रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है, विक्टिम की आइडेंटिटी को आप रिवील नहीं करोगे। जस्टिस अगर डिले होगा तो वहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स को भी हम लायबल ठहरा सकते हैं। पब्लिकेशन आप करोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 21 दिन का जो टाइम बाउंड ट्रायल है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और कई लोग कह रहे हैं कि ये आईपीसी और सीआरपीसी के अगेंस्ट हो रहा है, बट कॉन्करेंट लिस्ट का क्योंकि पार्ट है तो आप लॉ बना सकते हैं, स्टेट लॉ बना सकता है, ऐसे वॉयलेट तो नहीं करेगा। आप देखिए क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, 21 दिन के टाइम पीरियड को रीज़न ऐसा नहीं है स्ट्रिक्ट है, 15 दिन भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बट रीज़न होना चाहिए उसके लिए। बस बेटा इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करूँगी, बट इसी होप के साथ कि आप लोग अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। इसके साथ साथ जनवरी के भी लीगल अपडेट्स देख लीजिएगा, जनवरी टू जून के, और रिवाइज कर लीजिए टॉपिक्स। इसी तरह से बस आप 2x पे करके देख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ये टॉपिक्स अगर आपके सामने पैसेजेस में आएंगे तो यू विल बी फेमिलियर विद इट। So I would be ending today's session. I hope you loved the session. See you in the next one. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. All the best from my side. Take care and goodbye.